नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। आम आदमी को आर्थिक मोर्चे पर राहत देने के लिए मोदी सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। हम आपको बता दें कि मोदी सरकार ने गैस कीमत तय करने का फॉर्मूला बदल दिया है, जिससे सीएनजी और पाइपलाइन वाली रसोई गैस की कीमत 10% घट जाएगी। इसके अलावा सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए सरकार ने एक पैनल गठित करने का ऐलान भी किया है। इसके अलावा अभी एक दिन पहले ही आरबीआई ने रेपो दर में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया था, जिससे आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी। माना जा रहा है कि जल्द ही सत्ता में 9 साल पूरे करने जा रही मोदी सरकार आम जनता के लिए और भी सहूलियतों का ऐलान कर सकती है। देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी दुनिया वैश्विक मंदी से प्रभावित है और कई देशों में महंगाई 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन भारत में महंगाई की दर 6% से नीचे रहना सरकार और आरबीआई की एक बड़ी कामयाबी ही मानी जाएगी। जहां तक गैस कीमतों में कमी की बात है तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के लिए नए फॉर्मूले को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सीएनजी और पाइप से आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस की कीमतों पर अधिकतम सीमा भी तय की गई है, जिससे इनकी कीमतें 10% तक घटेंगी। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी। जो डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग गाइडलाइंस है हमारी 2014 की, उसमें कुछ संशोधन करने का निर्णय किया गया है और इस निर्णय का सीधा लाभ पाइप नेचुरल गैस जो घरों में भी आती है डोमेस्टिक यूज़ के लिए, या गाड़ियों में भी आप इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस से लेके इंडस्ट्री से लेके फर्टिलाइजर प्लांट तक, इन सबको इसका लाभ मिलेगा। इससे गैस के दाम कम आएंगे पीएनजी और सीएनजी के। इसकी थोड़ी विस्तार में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि डोमेस्टिक नेचुरल गैस की प्राइसिंग से संबंधित 2014 की गाइडलाइंस में आज संशोधन किया गया। अक्टूबर 2014 में जो अनुमोदित गाइडलाइंस के अंतर्गत देश में जो अनुत्पादित नेचुरल गैस थी, उसके दाम 4 अंतर्राष्ट्रीय गैस हब्स में नेचुरल गैस के दाम के वेटेड एवरेज के आधार पर निर्धारित किए जाते थे और ये 1 नवंबर 2014 में जब लागू हुई तो इसके आधार पर हर 6 महीने में दाम निर्धारित किए जाते थे। अगर आप देखेंगे तो वैश्विक कारणों के कारण विगत 2 वर्षों में, 1.5 से 2 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय दामों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अगर मैं आपको बताऊं कि डोमेस्टिक गैस का निर्धारित प्राइस जो 1 अक्टूबर 2020 में $1.79 था पर MMBTU, वो बढ़कर 1 अक्टूबर 2022 में $8.57 हो गया, यानी कि $1.79 से बढ़कर $8.57 हो गया 2 वर्षों में। और इससे जो पाइप नेचुरल गैस के और सीएनजी के जो हमारे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के उपभोक्ता थे, उनको ऊंचे दामों का बोझ सहना पड़ता था। किसानों को तो रियायती दाम पर खाद मिलती रही, भारत सरकार पर भी उसका बोझ पड़ा और हमारे उपभोक्ताओं पर बोझ ना पड़े तो इसकी परिस्थितियों को देखते हुए जो बदलाव किया, इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था और एक्सपर्ट कमेटी ने जो अपने सुझाव दिए हैं उसी के आधार पर संशोधन है। पहला ये है कि डोमेस्टिक गैस के प्राइस अब इंटरनेशनल हब गैस के प्राइस के जगह, जो उसमें बदलाव किया, उसकी जगह अब इंपोर्टेड क्रूड के साथ लिंक कर दिया गया है और डोमेस्टिक गैस का प्राइस, यानी कि डोमेस्टिक गैस का दाम अब इंडियन क्रूड बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय प्राइस का 10% होगा। मान लीजिए अगर 85% दाम है क्रूड का तो उसका 10% $8.5 होगा और ये अब हर महीने तय किया जाएगा, हर 6 महीने में तय नहीं होगा। दूसरा, इसकी फॉर्मूला से जो निर्धारित हमने किया है कि एक फ्लोर प्राइस गैस का, जो गैस प्राइस का है, एक फ्लोर और सीलिंग, ये दोनों ही तय होंगी। फ्लोर को $4 रखा गया है और सीलिंग को $6.5 रखा गया है। इससे उपभोक्ता भी बचे रहेंगे और हमारी इंडस्ट्री भी
बची रहेगी। वहीं आरबीआई के फैसले की बात करें तो आपको बता दें कि नीतिगत दर पर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी का फैसला संतुलित और समझदारी भरा कदम है और इससे वृद्धि को गति मिलेगी। आरबीआई मई 2022 से अपनी सभी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठकों में रेपो दर में बढ़ोतरी करता आ रहा था, लेकिन उसने गुरुवार को ठहराव के पक्ष में फैसला किया। दूसरी ओर सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की बात करें तो आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुवाई में एक समिति गठित की है। समिति सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के मौजूदा ढांचे में कोई बदलाव जरूरी है या नहीं। समिति राजकोषीय निहितार्थों और समग्र बजटीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एनपीएस के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने पर भी सुझाव देगी। सोमनाथन की अगुवाई में समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन बतौर सदस्य होंगे। आपको याद दिला दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि वित्त सचिव की अगुवाई वाली समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अंतर्गत पेंशन संबंधी मुद्दों को देखेगी। यह घोषणा कई गैर भाजपाई राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को बहाल करने और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी मांग करने की पृष्ठभूमि में हुई है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के अपने निर्णय के बारे में केंद्र को सूचित करते हुए एनपीएस के तहत संचित कोष को वापस करने का अनुरोध भी किया है। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल संसद को बताया था कि वह 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में ओपीएस बहाल करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है। आपको यह भी बता दें कि मोदी सरकार अगले महीने अपनी 9वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है और वह अपनी विभिन्न गरीब समर्थक योजनाओं के द्वितीय क्रम प्रभाव को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि चुनावी वर्ष में देश में इसकी कल्याणकारी पहलों के बारे में चर्चा को जीवित रखा जा सके। आधिकारिक सूत्रों ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में गरीब कल्याण की दिशा में और मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए मोदी सरकार कुछ और बड़े कदम उठा सकती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।